सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम अगले एपिसोड में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बहुत सखोल और विस्तार से चर्चा कर रहे थे। उसमें ये जो सरकार का अर्थसंकल्प है, पब्लिक बजट है, उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके पर्पजेस क्या होती है, ध्येय उद्दिष्ट क्या हो सकती है और वो कैसा तैयार हो जाता है, उसकी मेकिंग प्रोसेस कैसी होती है और उसकी कार्यवाही, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी होती है। ये इस चीजों के ऊपर कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ डिस्कशन करने का प्रयास मैंने किया था। उससे भी आगे और महत्वपूर्ण, ज्यादा महत्वपूर्ण बात आपके पास, आपके ध्यान में लाने का प्रयास मैं करूंगा। उसमें दो महत्वपूर्ण चीज है, एस्पेक्ट्स है। एक तो हम सोशल मूवमेंट में, पॉलिटिकल मूवमेंट में काम कर रहे हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें मंत्र दिया है, एजुकेट, यूनाइट एंड एजिटेट। तो इस देश में सभी वंचित लोगों की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक जवाबदारी होती है कि सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर, लोगों का कल्याण होना चाहिए और इसलिए सरकार को करेक्ट करना चाहिए, उसको रास्ते पे लाना चाहिए। इसलिए मैंने बोला था कि सार्वजनिक अंदाजपत्रक ये बहुत इफेक्टिव, प्रभावी सामाजिक और आर्थिक विकास का साधन है और सामाजिक कल्याण का भी प्रभावी साधन है। तो इस अंदाजपत्रक में बजट मेकिंग प्रोसेस, उसकी इंप्लीमेंटेशन में हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, राजकीय पक्ष है, हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, सामाजिक संगठन है, हम टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, एक्टिविस्ट है, हमारे भाई, उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या जवाबदारी बजाना चाहिए, पार पाड़ना चाहिए, उसके ओर भी ध्यान देना चाहिए। और पहले तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बजट मेकिंग प्रोसेस में और कार्यवाही में, वो बोलता हो, उसका एक्सप्लेनेशन, डिस्कशन करता हो। और उसके बाद ये जो बजट है सरकार का, सार्वजनिक बजट का, केंद्र सरकार का अर्थ संकल्प, उसका अंडरस्टैंडिंग, उसका कैसा समझ लेना चाहिए, उसका इंटरप्रिटेशन, विश्लेषण कैसा करना चाहिए, वो कैसा पढ़ना चाहिए, कैसे उसमें से इन्फरेंसेस लेना चाहिए, तो उसका भी हमें ध्यान देना चाहिए। पहले तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सामाजिक दायित्व, एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें प्रोसेस में पार्टिसिपेट होना चाहिए, सहभागी होना चाहिए और उसके कार्यवाही में, इंप्लीमेंटेशन भी हम सहभागी होना चाहिए, हमें पार्टिसिपेट होना चाहिए। वो कैसा हम हो सकते हैं, कौन सी भूमिका हम पार पाड़ सकते हैं, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, ये तो हमें ध्यान में लेना चाहिए। हमें उसका विचार बहुत सीरियसली करना चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है, ऐसा मेरा व्यू है। जब बजट अंदाजपत्रक तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होती है तो उस वक्त हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में, हम टीचर्स लाइक अस, स्टूडेंट्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट होना चाहिए।
कैसे हो सकते हैं? वो जो वंचित वर्ग है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, उसको हम बहुजन कहते हैं, वंचित समूह कहते हैं, उनके समस्याएं क्या है? उनके शिक्षा का प्रश्न क्या है, आरोग्य का क्या प्रश्न, बेरोजगारी का क्या समस्या है, बिजनेस का क्या समस्या है, हाउसिंग का क्या, मकान क्या क्या समस्या है, पीने के पानी का क्या समस्या, आरोग्य क्या क्या समस्या है, उसका स्टडी करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। इसके लिए कौन से स्कीम्स है, कौन से प्रोग्राम्स है, उसकी कार्यवाही शुरू है, उसका थोड़ा सा रिव्यू आढावा लेना चाहिए। उसमें क्या प्रश्न है, प्रश्न ये ध्यान में लेना चाहिए। और ये हम ध्यान में लेने के बाद कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मालूम होनी चाहिए। हमारे स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स, कार्यक्रम, कौन से हमारे प्रश्न समस्याएं हैं, ये सब कैसा करना चाहिए, उसके लिए खर्च की क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब वो जो खाते फर्स्ट स्टेज में जो बजट प्रिपेयर हो जाता है, उसमें उस वक्त हम राइटिंग में हमारी रिक्वायरमेंट्स उस खाते को भेजना चाहिए। शिक्षा के ये समस्या है, आरोग्य के ये समस्या है, व्यवसाय बिजनेस के ये समस्याएं है, उसको हम लिख के अगर हो सके तो एक्सपेंडिचर एस्टिमेट करके उस खाते को भेजना चाहिए। कृषि के ये प्रश्न है, उद्योग के ये प्रश्न है, बिजनेस के ये प्रश्न है, आरोग्य के ये प्रश्न है, बेरोजगारी के ये प्रश्न है, रोजगारी के ये प्रश्न है, ये सब लिख के उस मिनिस्ट्री को भेजना चाहिए। इन एडिशन टू दिस, उसके साथ ही हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, हमारे एमपी है, हमारे मिनिस्टर्स है, उनको भी ये सब प्रश्न हमारे, स्कीम्स हमारे, प्लान्स हमारे ये मालूम होना चाहिए, उनको भी एक कॉपी भेजनी चाहिए। हम हमारे पातली पे और मिनिस्ट्री हमारे प्रतिनिधि उनके लेवल पे वो सब हमारे डिमांड्स, वो सब हमारे रिक्वायरमेंट्स उस खाते को, इस डिपार्टमेंट को, सब डिपार्टमेंट को, उस ऑफिसर के पास, उस अधिकारी के पास जाएंगे और वो इनकॉर्पोरेट करने के लिए उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे। वो इनकॉर्पोरेट करते है कि नहीं, किया है कि नहीं, उसका भी फॉलोअप लेना चाहिए। और इस तरह पहले फर्स्ट स्टेज में हम ये बजट मेकिंग प्रोसेस में हमारे प्रश्न, हमारे समस्याएं, हमारे रिक्वायरमेंट्स, हमारे डिमांड्स बजट मेकिंग प्रोसेस में हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। उस खाते को, उस डिपार्टमेंट को, उस ऑफिसर के पास, उस एम्प्लॉयज के पास भेज के राइटिंग में एक लेवल पे और दूसरे लेवल पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारे मिनिस्टर, उनके पास भेज के भी हम ये बजट मेकिंग प्रोसेस में फर्स्ट स्टेज में सहभागी हो सकते हैं, पार्टिसिपेट हो सकते हैं। दूसरे स्टेज में जब ये बजट अप्रूवल के लिए पार्लियामेंट में जाता है, लोकसभा राज्यसभा में जाता है, तब डिस्कशंस होता है और वहां बजट रिविजन्स, करेक्शन के चांसेस होते हैं। उस वक्त भी हमारे कुछ रह गया, कुछ नया है, कुछ नया समस्या है, कुछ नया प्रश्न है, तो उस वक्त हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं हो सकते, क्योंकि हम पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। लेकिन हमारे पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे टीचर्स ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे एक्टिविस्ट जो प्रतिनिधि है, समविचारी होंगे, उनके मार्फत
हमारे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनके वास्ते हम हमारे रिविजन्स, हमारे करेक्शंस बजट में, हमारे रिक्वायरमेंट्स बजट में भेज सकते हैं और वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जब बजट की कार्यवाही शुरू होती है, इंप्लीमेंटेशन शुरू होती है, तो बजट इंप्लीमेंटेशन में हम देख सकते हैं कि हमारी जो स्कीम्स है, हमारे प्लान्स है, हमारे जो एक्टिविटीज है, उसकी कार्यवाही कैसी हो रही है, वो क्वालिटेटिव है, वो एक्सपेक्टेड अपेक्षित परिणाम दे रहे हैं, उसका भी हम आढ़ावा, उसका रिव्यू ले सकते हैं। और उस वक्त भी हम कुछ करेक्शंस इंप्लीमेंटेशन में कर सकते हैं। ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हमारे एक्टिविस्ट, ये सब बजट प्रिपरेशन में और कार्यवाही में, इंप्लीमेंटेशन में भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं, सहभागी हो सकते हैं और महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण रोल बचा सकते हैं, पार पा सकते हैं। ये हमें ध्यान में लेना चाहिए। अब मेरे हिसाब से ये बजट जब तैयार होता है, रेडी होता है, तो उसकी इंप्लीमेंटेशन 1 अप्रैल से शुरू हो जाती है। मेरे हाथ में 2020-21 का बजट डॉक्यूमेंट है। तो उसके कंटेंट्स, उसका अंडरस्टैंडिंग, उसका इंटरप्रिटेशन कैसा करना चाहिए, कुछ बराबर है, कुछ गलत है, ये हमें उसका एनालिसिस, उसका अंडरस्टैंडिंग वो करना चाहिए। ये दर्शकों के लिए मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि पब्लिक बजट जो होता है, वो पब्लिक बजट केंद्र सरकार का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, राज्य सरकारों का होता है और स्थानिक सरकारों का भी होता है। भारत, इंडिया इज अ फेडरल स्टेट। भारत में एक संघराज्य है, फेडरल स्टेट है। और फेडरल स्टेट में 3 प्रकार के सरकार होते हैं: केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स, और स्थानिक सरकार, लोकल गवर्नमेंट्स। केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट मालूम है, राज्य सरकार, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, एक्सेट्रा। और स्थानिक सरकार, उसमें 2 कैटेगरीज होते हैं, 2 पार्ट होते हैं: अर्बन लोकल गवर्नमेंट, नागरिक स्थानिक सरकार, और रूरल लोकल गवर्नमेंट, ग्रामीण स्थानिक सरकार। ऐसा होता है। अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, म्युनिसिपल काउंसिल होती है, महानगर पालिका, नगर पालिका, और कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं। और ग्रामीण स्थानिक सरकार में, रूरल लोकल गवर्नमेंट में जिला परिषद होती है, विलेज पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है। ऐसे केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट, स्थानिक सरकार, उसमें रूरल और अर्बन, नागरिक और ग्रामीण, ऐसे टाइप्स, ऐसे प्रकार होते। और इस प्रत्येक सभी सरकार का अंदाज पत्रक होता है, बजट होता है। उसकी कार्यवाही 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही होती है और सभी को अपने ये बजट, अंदाज पत्रक, अर्थ संकल्प तैयार करना पड़ता है और उसकी कार्यवाही करनी पड़ती है। और उसकी कार्यवाही 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हो जाती है, की जाती है। ऐसा होता है।
बजट मेकिंग प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही होती है। थोड़ा सा फर्क होता है राज्य सरकार का, क्योंकि बॉडीज अलग होती है, स्थानिक सरकार का क्योंकि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज अलग होती है। थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये आपको मालूम होना चाहिए। केंद्र सरकार के बारे में, केंद्र सरकार के बजट के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो बजट कैसा हम समझ लेना चाहिए, उसका विश्लेषण कैसा करना चाहिए, बजट अंडरस्टैंडिंग कैसा होना चाहिए, इंटरप्रिटेशन एनालिसिस कैसा कैसा होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। लेकिन बजट का अध्ययन करने के बाद, करने के वक्त हमें बैकग्राउंड प्रिपरेशन करना चाहिए, उसकी पार्श्वभूमि ध्यान में लेनी चाहिए। कौन सा भी बजट, स्टेट गवर्नमेंट का और राज्य सरकार का भी, एक बैकग्राउंड में एक पार्श्वभूमि उसको होती है, और उस पार्श्वभूमि में वो बजट तैयार किया जाता है। ये बैकग्राउंड क्या है, ये पार्श्वभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वो ध्यान में लेना चाहिए। तो उसमें क्वेश्चन ये उपलब्ध होता है कि ये बैकग्राउंड कैसा है। बैकग्राउंड है सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, इस बैकग्राउंड के ऊपर बजट केंद्र सरकार, राज्य सरकार अंदाज पत्रक तैयार करते हैं। तो बैकग्राउंड पहले ध्यान में लेना चाहिए। ये बैकग्राउंड सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अल्सो, राजकीय अल्सो, वो ध्यान में लिया, बैकग्राउंड समझ में आ गया, तो बजट का अंडरस्टैंडिंग, बजट समझना, उसका विश्लेषण, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, उसमें से कंक्लूजन्स और उसका एप्लीकेशन, उसका इवैल्यूएशन करना बहुत सुलभ होता है, बहुत सिंपल होता है। अब सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सामाजिक आर्थिक पार्श्वभूमि, राजकीय भी हमें कैसी मिलती है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, उसके लिए एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ऐसा बोलते हैं। अगर राज्य सरकार में होगा तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ कर्नाटका, ऐसा होता है। उसको आर्थिक सर्वेक्षण ऐसे बोलते हैं। या आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे, जिस दिन केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बजट अप्रूवल के लिए लोकसभा और राज्यसभा में पेश करना चाहता है, जाता है, उससे पहले दिन, अगले दिन, उससे फर्स्ट डे, उससे प्रीवियस डे, वो इकोनॉमिक सर्वे केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के पार्लियामेंट पे, स्टेट असेंबली में, स्टेट काउंसिल में वो प्रेजेंट किया जाता है, उसको पेश किया जाता है। ये क्या होता है, ये इस राष्ट्र की, इस अर्थव्यवस्था की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक आर्थिक परिस्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, उसका वो दस्तावेज होता है। अगर राष्ट्र के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में हम बोलेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में सपोज हमें 2021-22 और 2020-21, 2020-21 को अंदाज पत्रक हमें अप्रूवल के लिए, मान्यता के लिए लोकसभा, राज्यसभा में भेजना चाहता है सरकार। तो 2019-20 का, 2019 और 20 का आर्थिक सर्वेक्षण पहले दिन, ये अंदाज पत्रक के पहले दिन सादर करना पड़ता है। उसमें क्या होता है, आर्थिक स्थिति क्या है,
जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, आर्थिक वृद्धि दर क्या है, कृषि का योगदान क्या है, उद्योग का योगदान क्या है, सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर की योगदान क्या है, बिजनेस ट्रेड क्या है, एजुकेशन की स्थिति क्या है, हेल्थ की सिचुएशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रोजगार निर्मित क्या है, इसका सब सांख्यिकी के साथ, फिगर के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ उसमें सब प्रेजेंट किया जाता है। तो 2019-20 के इकोनॉमिक सर्वे में हम 2021 का बजट जब अप्रूवल के लिए भेजना चाहते हैं, सरकार भेजना चाहता है, तो 29-20 का इकोनॉमिक सर्वे पहले, वो बजट भेजने के पहले लोकसभा राज्यसभा में प्रेजेंट करना पड़ता है, सादर करना पड़ता है। उसमें ग्रोथ रेट क्या, वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, कृषि का योगदान कम हो रहा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, उद्योग की डेवलपमेंट ग्रोथ कैसी है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, सर्विस सेक्टर क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, एजुकेशन की क्या परिस्थिति है, वो इंक्रीज हो रहे, डिक्रीज हो रहे, एनरोलमेंट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, महिला पार्टिसिपेशन, वीमेन पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, शेड्यूल ट्राइब का पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, बढ़ रहा है, जनरल से कंपैरिजन किया तो क्या स्थिति है, ये सब उसमें इकोनॉमिक सर्वे में दिया जाता है। सरकार ने कैसा खर्च किया, उसमें बजट के फिगर्स होते हैं, एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है, कैसा खर्च किया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट पे क्या किया, सोशल वेलफेयर में क्या किया, इसका भी फिगर्स होता है। और उससे फिजिकल ग्रोथ क्या है अर्थव्यवस्था की, राष्ट्र की, इकोनॉमी की, उसका फैक्ट्स के साथ, आंकड़ेवारी सांख्यिकी के साथ प्रेजेंट किया जाता है। तो हम जब बजट अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन, बजट को समझ के उसको एनालिसिस करने के लिए, उससे कुछ मूल्यमापन करने के लिए जाते हैं, उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे हमें वेरी सीरियसली, ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, उसको समझ के लेना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे यह होता है कि देश की आर्थिक वृद्धि की क्या समस्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर, कृषि का प्रगत विकास का क्या प्रॉब्लम है, उद्योग का प्रगति का क्या प्रॉब्लम है, सर्विस सेक्टर का क्या प्रॉब्लम, सोशल सेक्टर का क्या प्रॉब्लम है, उसमें एजुकेशन है, उसमें हेल्थ है, उसमें हाउसिंग है, उसमें वाटर सप्लाई है, उसमें सैनिटाइजेशन है, उसको क्या, उसकी क्या समस्याएं है, ये ध्यान में आती है। पॉवर्टी, गरीबी की क्या समस्या है, बेकारी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट की क्या समस्या है, इनइक्वालिटी, विषमता क्या बढ़ रही है, क्या कम हो रही है, सोशल वेलफेयर का स्टेटस क्या है, शेड्यूल कास्ट की क्या पोजीशन है, शेड्यूल ट्राइब के कुछ प्रॉब्लम है, ओबीसी की क्या प्रॉब्लम है, उसका सब रिफ्लेक्शन, उसका सब पिक्चर इस इकोनॉमिक सर्वे में आता है। और उसको डेटा सपोर्ट होता है, उसको आंकड़ेवारी का बहुत सपोर्ट होता है। वो ध्यान से हमें समझ गया, उसका अध्ययन हमें किया, तो हमारा बैकग्राउंड प्रिपरेशन, पार्श्वभूमि हमारी तैयार हो सकती है। हमें यह मालूम होता है कि ये प्रश्न है, ये समस्याएं है, ये उद्योग के प्रश्न है, ये कृषि के प्रश्न है, ये सोशल सेक्टर के प्रश्न है, ये शेड्यूल कास्ट के प्रश्न है, ये शेड्यूल ट्राइब के प्रश्न है, वो ओबीसी के प्रश्न है। तो वो प्रश्न, वो समस्याएं, उसको सॉल्यूशंस के लिए, उसको मात करने के लिए, वो छुड़ाने के लिए क्या प्रोविजंस बजट में है, उसको हमें देखना पड़ता है।
और उस एंगल में, उस पर्सपेक्टिव में हम बजट को देखते हैं, उसका अंडरस्टैंडिंग, उसका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। अगर हमें ध्यान में आ गया कि आर्थिक वृद्धि दर, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत कम हो रहा है, कृषि का योगदान बहुत कम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत कम हो रहा है, शेड्यूल ट्राइब के ओबीसी के प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रहे हैं, तो वो छुड़ाने के लिए, उस पे मात करने के लिए बजट में क्या प्रोविजन की गई है वो हम ढूंढते हैं। और हमें मालूम होता है कि बजट ये बैकग्राउंड में जो प्रश्न हमारे ध्यान में आ गए, समस्याएं जो हमारे ध्यान में आ गए हैं, उसको छुड़ाने के लिए उसमें प्रयास है और उसको बजटरी प्रोविजन किए गए हैं, उसके खर्चा की प्रोविजन की गई, उसके लिए महसूल, उसके लिए उत्पन्न केंद्र सरकार ने संकलित करने का प्रयास किया है, ये सब मालूम होता है। इसलिए बजट समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसके इंटरप्रिटेशन के लिए, एनालिसिस के लिए पहले इकोनॉमिक सर्वे का स्टडी करो, पहले आर्थिक सर्वेक्षण का स्टडी करो और आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है उसका अध्ययन करो, वो समझ के ले लो। वो बैकग्राउंड के ऊपर हमें आगे का अंदाज पत्रक, बजट, उसका इंटरप्रिटेशन, उसका एनालिसिस करना चाहिए, हम कर सकते हैं। अब बजट के प्रत्यक्ष अंडरस्टैंडिंग के लिए उसका स्ट्रक्चर एक्चुअल कैसा होता है, यह भी हम आपको बताने का प्रयास करूंगा। मेरे हाथ में ये 2020-21 का बजट डॉक्यूमेंट है, 2020-21 का बजट डॉक्यूमेंट है। मैंने बजट मेकिंग प्रोसेस में अर्थसंकल्प कैसा तैयार किया जाता है उसमें बताया था कि बजट डॉक्यूमेंट में 4 बरस का, 4 इयर्स का रेफरेंस लिया जाता है, संदर्भ लिया जाता है। ये 2021 के बजट में, 2020-21 के बजट में 4 बरस का रेफरेंस लिया है। कौन से बरस है, कौन सी ईयर्स है वो? 2018-19 का एक्चुअल फिगर्स है, 2019-20 का बजट एस्टिमेट से बजट फिगर्स है, फिर 2019-20 का रिवाइज्ड एस्टिमेट से रिवाइज्ड बजट है, और 2020-21 का बजट होता है। कौन सा भी बजट अध्ययन करने के लिए ये 4 बरस की क्या स्थिति है बजट की, गवर्नमेंट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की, सब हेड्स और सब सोर्सेस की, ये देखने के लिए पहले हमें ये देखना चाहिए कि उस बजट डॉक्यूमेंट में 4 इयर्स का सांख्यिकी, 4 इयर्स का फिगर्स है क्या नहीं। उसमें 2018, 19, 19-20 बजट, 19-20 रिवाइज्ड एस्टिमेट, 2021 बजट एस्टिमेट है। इसमें प्रमुख 2 पार्ट्स होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक को हम रिसीट्स या रेवेन्यू बोलते हैं और दूसरे को हम खर्चा या एक्सपेंडिचर बोलते हैं। उसमें टोटल रिसीट्स और टोटल एक्सपेंडिचर। और एक पार्ट होता है, उसको टूट या डेफिसिट बोलते हैं। सो कौन से भी बजट डॉक्यूमेंट में, एक्चुअल बजट में 3 पार्ट्स होते हैं, टोटल रिसीट्स और टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर, पूरा एकूण खर्चा, एकूण महसूल, और टूट डेफिसिट। अगर ये 2020 का बजट देखेंगे तो उसमें एकूण महसूल, एकूण जो उत्पन्न है वो 2021 में 30,42,230 crores इतना टोटल रिसीट्स है। अगर 2018-19 का हम ध्यान देंगे तो 23,15,113 इतना टोटल रेवेन्यू एक महसूल इकट्ठा करके था। तो इसमें
हमें ध्यान में आता है कि महसूल, एकूण महसूल, टोटल रेवेन्यू, टोटल रिसीट्स बढ़ रहे हैं। रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में 2019-20 में 26,98,552 था, वो 2021 में 30,42,230 हो गया। अब टोटल खर्चा कितना होगा? तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना? तो टोटल एक्सपेंडिचर इतना है कि 2020-21 ईयर में 30,42,230 जितना उत्पन्न है, प्राप्तियां हैं, उतना ही खर्च है। अगर प्रीवियस ईयर से हम तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो रिवाइज्ड एस्टिमेट में 2019-20 में टोटल रिसीट्स थे 26,98,552 करोड़ और टोटल एक्सपेंडिचर है 26,92,552 लाख करोड़। तो फिगर सेम है। इस बजट डॉक्यूमेंट में रेवेन्यू के, महसूल के दो भाग होते, टू पार्ट्स होते। रेवेन्यू रिसीट्स, उसको हम महसूली उत्पन्न प्राप्तियां बोलते हैं, और कैपिटल रिसीट्स, उसको हम भांडवली महसूल या भांडवली प्राप्तियां, ऐसा हम बोलते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स, महसूली उत्पन्न में क्या होता है? कर, टैक्स और करेतर, नॉन टैक्स, इस सोर्स से महसूल या संकलन, उत्पन्न संकलित करने का प्रयास सरकार करते हैं। और भांडवल, कैपिटल रिसीट्स में, भांडवली उत्पन्न में लोन्स, कर्जा का वापर किया जाता है। एकूण खर्च में, टोटल एक्सपेंडिचर में, उसमें भी दोनों पार्ट होते हैं। एक को महसूली एक्सपेंडिचर, महसूली खर्च बोलते हैं, और दूसरे को कैपिटल एक्सपेंडिचर, भांडवली खर्च बोलते हैं। उसका क्या मीनिंग क्या है? महसूली खर्च, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स सरकार का जो डेली एक्सपेंडिचर है, दैनंदिन खर्चा है, वो दैनंदिन खर्चे की प्रोविजन महसूली एक्सपेंडिचर में होती है, महसूली खर्च में होती है। और महसूली भांडवली खर्च में जो प्लान होते हैं, जो प्रोजेक्ट होते हैं, प्रकल्प होते हैं, भांडवली एसेट्स, कैपिटल एसेट्स, इसमें इमारत होगी, यंत्र सामग्री होगी, उस पर खर्चा होता है। प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्री है, उसके लिए जो कुछ यंत्र सामग्री लगती है, इमारत लगती है, उसके ऊपर खर्च होता है। अब क्या होता है? महसूली खर्च, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, भांडवली खर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसे दो पार्ट होते हैं। उसके दोनों का मिलके एकूण खर्चा होता है। और एकूण महसूल, एकूण उत्पन्न में महसूली उत्पन्न, रेवेन्यू रिसीट्स, और भांडवली उत्पन्न, कैपिटल रिसीट्स, उसका मिलके एकूण महसूल, टोटल रिसीट्स, टोटल रेवेन्यू एक होता है। नाउ तीसरा जो पार्ट है, उसको टूट बोलते हैं, डेफिसिट बोलते हैं। और डेफिसिट के कुछ प्रकार होते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट, महसूली खाते पे टूट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, उसमें से रेवेन्यू टूट का भांडवली खर्च के लिए कितना वापर किया, वो दिखाने वाली जो कॉन्सेप्ट है, संकल्पना है, उसको इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी महसूली टूट, ऐसा बोलते हैं। एक कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है डेफिसिट में, टूट में, उसको फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, राज्य वित्तीय घाटा उसको बोलता है। वो क्या दिखाई देता है? वो ये दिखाई देता है कि सरकार के ऊपर कर्ज का बोझा कितना है, वो कैसा बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उसमें इंक्रीज हो रहे, डिक्रीज हो रहे, ये उसमें सब दिखाई देता है। और वो क्या इंडिकेट करता है, निर्देशित करता है कि सरकार के ऊपर कर्ज का बोझा कितना है, और उस बोझे की बदलती प्रवृत्ति, चेंजिंग ट्रेंड क्या है। वो ट्रेंड, ये फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय टूट, राजकोषीय डेफिसिट, घाटा दिखाई देती है।
और एक डेफिसिट की कॉन्सेप्ट है, उसको प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। और वो प्राइमरी डेफिसिट क्या बोलती दिखाई देती है कि प्राइमरी डेफिसिट ये दिखाई देती है कि सरकार कर्ज के ऊपर ब्याज के लिए कितना खर्च करती है, इंटरेस्ट लायबिलिटी क्या है, ब्याज ब्याज का एक्सपेंडिचर क्या है, उसमें बदलती प्रवृत्ति ट्रेंड क्या है, वो निदर्शित करने का प्रयास, दिखाने का प्रयास ये प्राइमरी डेफिसिट करते हैं।